Hello and welcome to our channel Get Smarter Every Day. This is the last video of consumption theories. In this video, we shall study life cycle theory of consumption and savings. If you have any query regarding any topic in consumption theories, you can ask me in a comment box. So let's start with our today's topic. Life cycle theory of consumption and savings. ये हमारा आज का टॉपिक है. इस थ्योरी को फ्रैंको मोडिग्लियानी ने 1957 में बनाया था और ये बहुत ही सिमिलर है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी. इस थ्योरी में भी यही बोला है कि करंट कंजम्पशन करंट इनकम का फंक्शन नहीं होता है. मतलब करंट कंजम्पशन सिर्फ करंट इनकम पर ही डिपेंड नहीं होता है. और लाइफ साइकिल थ्योरी में ये अज्यूम किया है कि एक पर्सन अपना कंजम्पशन कैसे डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम. मतलब आने वाले टाइम में उसको जितनी इनकम मिलनी है उस हिसाब से वो अपना कंजम्पशन पैटर्न पूरे लाइफ स्पैन के लिए डिसाइड करता है. वो ये चाहता है कि वो अपना कंजम्पशन अपनी एंटायर लाइफ टाइम के लिए एक बेस्ट पॉसिबल वे में अलोकेट कर ले. इस थ्योरी में अज्यूम किया है कि एक पर्सन अपनी इनकम को बैलेंस करना चाहता है अपनी कंजम्पशन से फॉर हिज एंटायर लाइफ टाइम फ्रॉम द पॉइंट ही स्टार्ट अर्निंग. मतलब जब से वो अर्न करना शुरू करेगा. अब हम ये कह सकते हैं उसकी लाइफ टाइम कंजम्पशन उसकी लाइफ टाइम इनकम की इक्वल होगी. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो अपनी एक्सपेक्टेड इनकम से अपने डिफरेंट ईयर्स के कंजम्पशन को बैलेंस करना चाहता है. वो चाहता है कि वो ऐसे अलोकेट कर ले अपनी इनकम कि उसका पूरे लाइफ टाइम में कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम हो जाए. जितने उसने कमाया उतना ही उसका कंजम्पशन हो जाए और ओवरऑल सेविंग्स निल हो. तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेविंग्स फॉर सम ईयर्स आर परफेक्टली मैच्ड बाय द नेगेटिव सेविंग्स ओवर द अदर ईयर्स. मतलब तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साल उसने इनकम की उसकी आई हो, उसमें से उसने कुछ सेव किया हो पार्ट. फिर कुछ साल ऐसे हों जब वो इस पोजीशन में ना हो कि वो अर्न कर सके. तो उस टाइम जब उसने अर्न किया उसमें जो उसकी सेविंग्स आई वो उसकी अदर ईयर्स की जिसमें उसने अर्न नहीं किया होगा उसमें उसका कंजम्पशन बनेंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेविंग मैच करेंगे नेगेटिव सेविंग से बाय द अदर ईयर्स. और एक पर्सन की लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज़ ये होता है कि जब वो चाइल्ड होता है और अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है. सेकेंड फेज़ उसकी वर्किंग ईयर्स या वर्किंग लाइफ होती है जब वो अपने लिए और अपने हाउस होल्ड के लिए अर्न करता है. और थर्ड फेज़ उसकी रिटायर्ड लाइफ होती है जिसमें वो इस पोजीशन में ही नहीं होता है कि वो वर्क कर सके. तो हम ये कह सकते हैं कि पहला फेज़ तो उसका डिपेंडेंस का हो गया जिसमें वो अपने कंजम्पशन पैटर्न को डिसाइड ही नहीं कर सकता. वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपना कंजम्पशन पैटर्न खुद डिसाइड कर सके. सेकेंड फेज़ में वो अर्न करेगा और अपने हाउस होल्ड के लिए अर्न करेगा. तो इसको हम वर्किंग लाइफ बोल सकते हैं. और इस फेज़ में वो इस पोजीशन में होता है कि वो अपना कंजम्पशन और सेविंग्स खुद डिसाइड कर सके. और इसी फेज़ में वो इनफ सेविंग्स अपनी बिल्ड करेगा जिससे वो अपनी रिटायर्ड लाइफ को सपोर्ट कर सके. थर्ड फेज़ उसकी वो होती है जिसमें इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो वर्क कर सके और उसकी इनकम निल होती है ना. अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर जो अब इसमें इसकी इनकम तो निल होगी तो वो कंजम्पशन क्या करेगा? कंजम्पशन वो अपने जितना उसने वर्किंग लाइफ में इनकम हुई होगी उसकी और उसमें से जो उसने कुछ पार्ट सेव किया होगा वो उसका कंजम्पशन बनेगा रिटायर्ड लाइफ का. मतलब वो अपनी पास सेविंग से कंजम्पशन करेगा. तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि अगर हम एक इंडिविजुअल की लाइफ को देखें तो उसकी जब उसकी वर्किंग लाइफ होगी तो उसका इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा होगा. मतलब इनकम इज़ ग्रेटर दैन कंजम्पशन होगी, पॉजिटिव सेविंग्स आएंगी. और जब उसकी नॉन वर्किंग लाइफ चलेगी मतलब रिटायर्ड लाइफ चलेगी तब कंजम्पशन इज़ ग्रेटर दैन इनकम होगा. मतलब कंजम्पशन ज़्यादा होगा और इनकम कम होगी जिसकी वजह से नेगेटिव सेविंग्स आएंगी. अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब वो पर्सन अर्न करेगा तब वो इनकम उसकी जितनी भी होगी उससे कम ही कंजम्पशन करेगा ताकि वो कुछ सेव कर सके. उसको हमने पॉजिटिव सेविंग्स बोला है. जब उसकी रिटायर्ड लाइफ चलेगी तब वो उसके पास कोई इनकम नहीं होगी, वो अर्न नहीं करेगा, तब वो अपनी पास सेविंग्स लेगा. इसीलिए यहाँ पर ये बोला है कि कंजम्पशन यहाँ पर ज़्यादा होगा और इनकम कम होगी. इनकम कम कह लीजिए या इनकम निल कह लीजिए तो नेगेटिव सेविंग्स आएंगी. तो हम इससे ये कह सकते हैं कि एक फेज़ की सेविंग्स नेक्स्ट फेज़ में डिस सेविंग्स होंगी. Here saving in one phase are perfectly matched by the dis savings in another phase. अब इसको समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है. मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 80 ईयर्स की है और इस 80 ईयर्स को 3 फेजेस में डिवाइड किया है. जैसे पहला फेज़ उसका 20 ईयर्स होगा जिसको हम लोगों ने चाइल्डहुड का फेज़ बोला है.
फिर सेकेंड फेज़ उसका 40 ईयर्स तक होगा, जिसमें उसने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अर्न किया होगा, मतलब वर्किंग लाइफ हो गई। फिर थर्ड फेज़ उसकी लास्ट 20 ईयर्स होंगे, मतलब रिटायर्ड लाइफ होंगे या नॉन वर्किंग लाइफ कह लीजिए। तो अब सपोज़ करिए कि एक पर्सन है, उसने अपना 10,000 पर मंथ वो अर्न करता है, या 1,20,000 एनुअली अर्न करता है। अब वो ये सोच रहा है कि उसको ये जो 1,20,000 का अमाउंट है, ये उसे पूरे एंटायर वर्किंग लाइफ में यही एनुअली उसको मिलता रहेगा। जब तक वो वर्क करेगा हर साल उसको 1,20,000 की इनकम होगी। तो वो ये विश करता है, ये सोचता है, ये चाहता है कि उसकी एक यूनिफॉर्म कंजम्पशन पैटर्न बना रहे ओवर हिज वर्किंग लाइफ, एंटायर वर्किंग लाइफ और रिटायर्ड लाइफ। मतलब वो इतना इस फेज़ में, उसकी वर्किंग लाइफ में वो इतना पैसा कमा ले कि उसका एक यूनिफॉर्म कंजम्पशन पैटर्न बना रहे वर्किंग लाइफ में भी और रिटायर्ड लाइफ में भी। अब वो पर्सन अपना एनुअल कंजम्पशन को डिसाइड करेगा। उसको डिसाइड करने से पहले हमें ये पता करना है कि उसकी लाइफ टाइम इनकम कितनी होगी। ये पता करने के लिए हमें अपनी एनुअल इनकम से नंबर ऑफ़ वर्किंग लाइफ को मल्टीप्लाई करना है। मतलब कितने ईयर्स उसकी वर्किंग लाइफ के थे, 40 थे, और एनुअल इनकम उसकी 1,20,000 की थी। तो अगर हम लोग 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 करेंगे तो 48 लाख आएगा। तो मतलब उसकी पूरी लाइफ टाइम इनकम 48 लाख की है। एक्सपेक्टेड इनकम कहेंगे हम इसको। तो ये इनकम उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड करनी है अपनी पूरी एंटायर वर्किंग लाइफ में भी और रिटायर्ड लाइफ में भी, ताकि उसको अपना एनुअल कंजम्पशन पता चल जाए। अब ये कैसे होगा? अगर हम लोग उसकी टोटल इनकम, मतलब लाइफ टाइम इनकम से वर्किंग ईयर्स प्लस रिटायर्ड ईयर्स को डिवाइड कर दें, मतलब 48 लाख को डिवाइड बाय 60 कर दें। 60 कैसे आया? वर्किंग ईयर्स प्लस रिटायर्ड लाइफ, यानी कि उसके वर्किंग ईयर्स 40 ईयर्स के थे और रिटायर्ड लाइफ 20 ईयर्स की थी। तो अगर हम लोग इसको प्लस करेंगे तो 60 आएगा। इस 60 से 48 लाख को डिवाइड करेंगे अगर, तो हमारे पास 80,000 का अमाउंट आएगा। ये 80,000 उसकी कंजम्पशन है, एनुअल कंजम्पशन। मतलब वो जब उसकी वर्किंग 1 ईयर का एनुअल इनकम उसकी 1,20,000 होगी, तो उसमें से कंज्यूम कितना करेगा? वो 80,000 का करेगा। इसका मतलब ये है कि वो एनुअली सेव कितना करेगा? 40,000 का। वो कैसे? अगर हम लोग इसमें से इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग्स बचेंगे। 1,20,000 में से 80,000 माइनस कर दिया तो पता चला 40,000 हमारी सेविंग्स हो गई। ये सेविंग्स उसकी एक्यूमुलेटेड रहेगी टिल द एज ऑफ 60, मतलब उसकी एनुअल वर्किंग लाइफ में भी और रिटायर्ड लाइफ में भी। इसका मतलब ये है कि जब उसकी एक्यूमुलेटेड सेविंग्स रहेंगी तो 60 ईयर्स में उसकी 16 लाख की अमाउंट आएगी। 16 लाख यहाँ पर है कि जब वो 20 ईयर्स में हर साल, जो 20 ईयर्स उसकी रिटायर्ड लाइफ है, उसमें हर साल वो 80,000 का कंजम्पशन करेगा। तो अगर हम लोग 80,000 इंटू 20 करेंगे तो हमारे पास 16 लाख का अमाउंट आएगा। ये 16 लाख उसका टोटल अमाउंट ऑफ कंजम्पशन है रिटायर्ड लाइफ का। तो आप देखिए उसने अपनी कैसे कंजम्पशन को इनकम के साथ एडजस्ट कर लिया। इसी को लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स बोलते हैं, कि उसने जितना अपनी एंटायर लाइफ में कमाया उसको अपने कंजम्पशन पैटर्न, सेविंग, सब कुछ उसी लाइफ साइकिल में निकाल ली। हम इसे ये कह सकते हैं कि जितना हमारे पास सरप्लस बचेगा, मतलब जब हम लोग इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जितना सरप्लस बचेगा या सेविंग्स बचेंगी वो ओल्ड एज में काम आएंगी, जब वो पर्सन अर्न करने की पोजीशन में नहीं होगा। तो इससे ये भी पता चलती है कि एक पर्सन के पास सबसे ज़्यादा सेविंग्स उसकी वर्किंग लाइफ के एंड में होती है। मतलब जब उसकी वर्किंग लाइफ एंड होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसके पास सबसे ज़्यादा सेविंग्स होंगी। जब ये पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, इसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा उसमें वो थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट अपना विड्रॉ करने लगेगा टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। जब तक उसकी लाइफ का एंड नहीं होता तब तक वो इस अमाउंट को विड्रॉ करता रहेगा। इसको हम लोगों ने एक डायग्राम के थ्रू बताया जिसका नाम है लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। अब इसमें देखें, वाई एक्सिस पर हमने इनकम एंड कंजम्पशन ड्रॉ की है एंड एक्स एक्सिस पे ईयर्स ऑफ लाइफ ड्रॉ की है। इसमें ईयर्स ऑफ लाइफ को भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक वर्किंग लाइफ है और दूसरी रिटायर्ड लाइफ है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक पार्ट हम लोगों ने एक कॉलम सेविंग्स का बनाया है कि इतना पार्ट उसका सेविंग्स होगा, यानी कि YCPQ अगर हम देखें तो वो अमाउंट इसका सेविंग्स का है, एंड QSRW डिस सेविंग्स का है, और CSOR
एंटायर कंजम्पशन लाइफ है, एंटायर कंजम्पशन है, इतना वो एंटायर कंजम्पशन उसका वर्किंग लाइफ और रिटायर्ड लाइफ में होगा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब इसका इलस्ट्रेशन पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका ये जो डायग्राम अभी हम लोगों ने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, उसको आप एक कॉपी में या पेज में कहीं पे भी ड्रॉ कर लें ताकि इलस्ट्रेशन समझने में आसानी हो। तो देखते हैं इसका इलस्ट्रेशन क्या है। इसमें लिखा है कि जो एक पर्सन की एनुअल एक्सपेक्टेड इनकम है वो OY से मार्क की है हमने। OY उसकी पूरी एक्सपेक्टेड इनकम है एंड OW इज़ द नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ हिज वर्किंग लाइफ। OW उसकी वर्किंग लाइफ है, तो उसकी पूरी लाइफ टाइम इनकम OYPW मानेंगे। एक्सपेक्टेड इनकम OYPW की होगी। तो अब इसको ये OYPW, ये पर्सन अपनी OYPW इनकम को पूरी लाइफ में, होल लाइफ में उसको स्प्रेड करना है। होल लाइफ यानी पूरी ईयर्स ऑफ लाइफ। ईयर्स ऑफ लाइफ हमने यहाँ पर O से R तक की ली है। O से R तक की उसकी पूरी लाइफ है। इस पूरी लाइफ में उसकी वर्किंग लाइफ भी है और रिटायर्ड लाइफ भी है। इतने टाइम पीरियड में उसको अपनी OYPW इनकम को स्प्रेड करना है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड करना है। तो कैसे करेगा? सबसे पहले तो वो अपना एनुअल कंजम्पशन निकालेगा। तो एनुअल कंजम्पशन उसका कैसे निकलेगा? OYPW यानी इनकम में से अगर इनकम को हम लोग डिवाइड कर दें टोटल ईयर्स ऑफ लाइफ से तो हमारा एनुअल कंजम्पशन आ जाएगा। मतलब OYPW हमारी टोटल इनकम थी और OR हमारे वर्किंग ईयर्स ऑफ लाइफ, टोटल ईयर्स ऑफ लाइफ OR है। उससे अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को OC यानी कि OC मतलब एनुअल कंजम्पशन हमें पता चल जाएगा कि कितना होगा। तो इस तरीके से उसकी एंटायर इनकम OYPW है वो किसके इक्वल है? कंजम्पशन के इक्वल है, जो कि कंजम्पशन कितना हुआ था? OCSR। ये OCSR टोटल कंजम्पशन है, एंटायर कंजम्पशन उसकी वर्किंग ईयर्स में भी और रिटायर्ड ईयर्स में भी। ये अपनी एंटायर इनकम को वर्किंग ईयर्स और रिटायर्ड लाइफ में दोनों में ही कंजम्पशन को एलोकेट करेगा, OCSR। अब उसको OW ईयर्स में मतलब वर्किंग ईयर्स में वो कितना पार्ट सेव करेगा? CY इनकम एवरी ईयर वो सेव करेगा। OY क्या है? वर्किंग ईयर्स है एंड CY उसकी इनकम है। ये CY वो हर ईयर अपनी सेव करेगा। यानी कि जब उसकी टोटल लाइफ टाइम की अगर हम लोग सेविंग देखें तो वो दिखाएगा CYPQ। ये हम लोगों ने पीछे डायग्राम में सेविंग्स के उससे ड्रॉ किया हुआ है, सेविंग्स उसमें मार्क की है। तो ये उसकी सेविंग्स हो जाएंगी पूरे होल टाइम की, होल लाइफ की। और ये किसकी इक्वल होगी? उसकी रिटायर्ड लाइफ के कंजम्पशन के इक्वल होगी, जो कि WQSR है। WQSR डिस सेविंग्स हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी पॉजिटिव सेविंग्स परफेक्टली मैच करेंगी डिस सेविंग से। एक फ़ेज़ की लाइफ में फर्स्ट फेज़ जो उसका रिटायर्ड लाइफ का फेज़ वर्किंग लाइफ का फेज़ था, उसकी जो सेविंग्स होंगी वो उसकी रिटायर्ड लाइफ की डिस सेविंग्स बनेगी। ये इसका इलस्ट्रेशन था। और ये हम लोगों ने सिर्फ अभी लाइफ साइकिल थ्योरी का कंजम्पशन का पार्ट पढ़ा है। अब हम लोग देखते हैं कि सेविंग्स में क्या होंगी। लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ सेविंग्स। अब हमें देखना है कि कैसे एक पर्सन अपनी सेविंग्स को डिस सेविंग्स में चेंज करता है। पहले आप ग्राफ देखिए, इसमें हम लोगों ने Y एक्सिस पर एक्यूमुलेटेड वेल्थ शो की है और X एक्सिस पर ईयर्स ऑफ लाइफ शो की है। ईयर्स ऑफ लाइफ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है वर्किंग लाइफ और दूसरी है रिटायर्ड लाइफ। वर्किंग लाइफ OW टाइम पीरियड की है और रिटायर्ड लाइफ WR पीरियड की है। अब आप इसमें भी देखिए कि एक पार्ट में सेविंग्स हैं और दूसरी पार्ट में डिस सेविंग्स है। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन में लिखा है वी फाइंड दैट एट पॉइंट W दैट इज़ एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट ही हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड सेविंग्स। इसका मतलब ये है कि W पॉइंट, जब आप ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर देखिए W पर, जहाँ पर ये आपका कर्व जा रहा है, एक स्लैंटिंग लाइन जा रही है, वहाँ W पर जाकर ये एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पर ये मैक्सिमम है। मतलब ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि ये पॉइंट इसका मैक्सिमम सेविंग्स का है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसके बाद सबसे ज़्यादा सेविंग्स होंगी वो। अब ये जो सेविंग्स हैं ये एंड ऑफ सेविंग्स थी, यहाँ से उसकी रिटायर्ड लाइफ शुरू हुई है। रिटायर्ड लाइफ में वो थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करेगा और सेविंग्स जो होंगी वो डिस सेविंग्स में चेंज होंगी, डिक्लाइन होती रहेंगी सेविंग्स धीरे धीरे करके। और जब वो 0 पर पहुंचेगा, मतलब पॉइंट R पर पहुंचेगा, तब उसकी डिस सेविंग, वो उसकी लाइफ का एंड पार्ट होगा। R जो है वो उसकी लाइफ का एंड है। यहाँ तक वो अपनी सारी जितनी भी उसकी एक्यूमुलेटेड सेविंग्स थी वर्किंग लाइफ की, वो पूरी डिस सेविंग्स में चेंज हो चुकी होंगी। मतलब वो पूरा कंज्यूम कर चुका होगा और इस टाइम पे कुछ भी नहीं बचा होगा।
मतलब उस पर्सन ने जितना अपना अर्न किया उतना उसने अपनी पूरी एंटायर लाइफ में कंज्यूम कर लिया। अब उसके पास अपनी सेविंग्स, इनकम, कंजम्पशन सब कुछ निल हो गया है, उसकी लाइफ यहाँ पर एंड होती है। तो अब हम लोग इंडियंस की बात करें तो इंडियन कंडीशंस में के हिसाब से इस थ्योरी में अज्यूम किया गया है कि एक पर्सन सिर्फ अपने लिए ही जीता है। वो ये चाहता है कि जितना वो अर्न करे उसमें कंजम्पशन करे, सेव करे अपने वर्किंग लाइफ में, और रिटायर्ड लाइफ में उसको एग्जॉस्ट कर दे। मतलब कुछ भी अपने चिल्ड्रंस के लिए सेव ना करे, अपने चिल्ड्रंस के लिए कुछ भी ना छोड़े, वो सारा जितना उसने खुद के लिए कमाया था वो अपनी सेविंग्स को एग्जॉस्ट करके ही जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में फैमिली बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कि पर्सन क्या चाहते हैं कि ओल्ड एज में भी पीपल सेव करते हैं अपनी चिल्ड्रंस के लिए कि आके उनके बच्चों को दिक्कत ना आए, वो अपने बच्चों के लिए कुछ सेव करते हैं। इसी तरीके से कुछ यंग पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी लाइफ वर्किंग लाइफ में जितना उन्होंने कमाया होता है और जितना उन्होंने कमाया होता है अपनी वर्किंग लाइफ में वो स्पेंड कर देते हैं, ये सोचकर कि उनके चिल्ड्रन हैं उनको ओल्ड एज में सपोर्ट करने के लिए, और वो कोई भी सेविंग्स अपने लिए नहीं रखते हैं ओल्ड एज के लिए। तो ये इस थ्योरी की दो सिग्निफिकेंस थे कि एक तो ये कंडीशन हो गई कि जिसमें वो खुद ही कमाएगा, खुद अपना अर्न करेगा, सारा सेविंग्स अपनी एक्यूमुलेटेड सेविंग्स को रिटायर्ड लाइफ में डिस सेविंग्स बना देगा और कुछ भी चिल्ड्रंस के लिए नहीं छोड़ेगा। और एक फेज़ ये होता है, एक कॉन्सेप्ट इसका ये भी है कि कुछ पीपल ये सोचते हैं कि अपनी वर्किंग लाइफ में वो इतना कमा लें और रिटायर्ड लाइफ में कुछ चिल्ड्रंस के लिए भी छोड़ दें। तो हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि एक लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स में हमें ये पता चला कि कैसे इनकम को अलोकेट किया जाता है अपनी पूरी लाइफ में, और अगर आप अपने चिल्ड्रंस के लिए भी छोड़ना चाहते हैं तो कैसे अपना कंजम्पशन पैटर्न बनाएं। ये पूरी थ्योरी उसी पर थी। अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी हो, चैप्टर पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको थोड़ा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।